आज के टाइम में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, फिर भी एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की कोई परफेक्ट दवा क्यों नहीं है। मेरा नाम श्याओई है। सुबह सुबह मेरा सिर दर्द से फट रहा था। हाथ में ढेर सारी सर्दी और सूजन की गोलियां लिए मैं यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे हाथ से वो सारी दवाएं अचानक गायब हो गईं और तभी मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी। मालिक की इच्छा डिटेक्ट हो गई है। डीकंपोजिशन रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम ने मेरी उन नॉर्मल गोलियों को रिसाइकल किया और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके मुझे सर्दी की 2 सुपर इफेक्टिव कैप्सूल्स दे दी। मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? पर जब मैंने हाथ में देखा तो वो 2 कैप्सूल सच में वहां थे। मेरी टैबलेट्स कैप्सूल में कैसे बदल गईं? मैंने ऑनलाइन नॉवेल्स में सिस्टम्स के बारे में बहुत पढ़ा था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रियल लाइफ में मुझे कोई सिस्टम मिल जाएगा। तभी मेरी मॉम की चिल्लाने की आवाज आई, शाओई क्या टाइम पास कर रहा है? आज कॉलेज एंट्रेंस से पहले तेरा लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम है। जल्दी दवा खा और स्कूल निकल। मुझे पता है तू किसी टॉप यूनिवर्सिटी में तो जाने से रहा, पर किसी नॉर्मल कॉलेज लायक तो मार्क्स ले आ। मॉम का जूता उड़ने ही वाला था, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। सेफ्टी के लिए दोनों गोलियां एक साथ नहीं खाई, बस एक कैप्सूल मुंह में डाला, दूसरा बैग में रखा और जैकेट पहनकर घर से भाग लिया। साइकिल पर बैठते ही मुझे फील हुआ, वेट, मेरी सर्दी गायब। मेरे अंदर अचानक से इतनी एनर्जी आ गई थी जैसे मैं कोई सुपर हीरो हूं। ये सब उस कैप्सूल का कमाल था। मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने एक्साइटमेंट में सिस्टम को आवाज लगाई, सिस्टम जल्दी अपने बारे में बताओ। सिस्टम ने बताया कि वो किसी भी चीज को तोड़कर रैंडमली नई चीज बना सकता है। मैं चाहूं तो अपनी पसंद की चीज भी बनवा सकता हूं और अगर मॉलिक्यूल्स कम पड़े तो सिस्टम खुद ऐड कर देगा। अभी ये लेवल 1 पर था, यानी दिन में सिर्फ एक चीज रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था। मेरे दिमाग की बत्ती चली। इसका मतलब अगर मैं एक कबाड़ हो चुकी लग्जरी कार खरीदूं तो क्या मैं उसे तोड़कर एकदम नई ब्रांड न्यू कार में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता था। एग्जाम्स खत्म होते ही मैं यही करने वाला था। इमेजिन करो, मैं लाखों की कार लेकर कॉलेज जा रहा हूं और लड़कियां मुझे देखकर हाथ हिला रही है। पर तभी मॉम ने ऊपर खिड़की से फिर चिल्लाया, नीचे खड़ा क्या कर रहा है? स्कूल जाना है या मार खानी है? मैं बिना पीछे मुड़े सीधा स्कूल की तरफ निकल गया। मेरे जाते ही मॉम ने अंदर जाकर पापा पर गुस्सा निकाला। सारा दिन अपने टूटे बर्तनों में लगे रहते हो, कभी अपने लाडले को भी देख लिया करो, एकदम जीरो है पढ़ाई में। खैर, मैं हमेशा की तरह क्लास शुरू होने के एकदम एंड मोमेंट पर पहुंचा और पीछे अपनी फिक्स सीट पर बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा, भाई तुझे तो भयंकर सर्दी थी, आज तो मुझसे भी ज्यादा चार्जड अप कैसे लग रहा है? इससे पहले मैं कुछ बोलता, हमारी खड़ूस क्लास टीचर पेपर्स का मोटा बंडल लेकर आ गई। सब रेडी हो जाओ, ये तुम्हारा लास्ट हाई स्कूल एग्जाम है, अपना बेस्ट देना। टीचर की वही पुरानी मोटिवेशनल स्पीच चालू थी। पेपर बटने ही वाले थे कि अचानक फर्स्ट रो के कोने से लगातार और बहुत तेज खांसने की आवाज आने लगी। शांत क्लास में वो आवाज बहुत लाउड थी। वो हमारी क्लास की टॉपर श्याओ जिहान थी। वो बहुत सिंपल रहती थी, बड़े चश्मे और ढीले यूनिफॉर्म में अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था और क्लास वाले उसे बदसूरत लड़की बुलाते थे। वो बेचारी हाथ से मुंह दबाकर अपनी खांसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। टीचर ने तरस खाकर कहा, श्याओ श्याओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मेडिकल रूम चली जाओ, इस सर्दी से तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाएंगे। उन्हें पता था कि वो खुद से कभी दवा नहीं खरीदेगी। तभी मैं अपनी लास्ट बेंच से खड़ा हुआ और एक दमदार आवाज में बोला, मैम, मेरे पास सर्दी की एक ऐसी सुपर दवा है जिससे खांसी तुरंत रुक जाएगी। शायद पहले इसे वो खा लेनी चाहिए। मेरी आवाज सुनते ही पूरी क्लास की नजरें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। क्लास के सारे लड़के मुझे हैरानी से देख रहे थे, पर भाई मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सीधा खड़ा हुआ और एक चौड़ी मुस्कान के साथ क्लास की पहली बेंच की तरफ चल दिया। मेरे हाथ में वो जादुई सर्दी की दवा का पैकेट था। वैसे तो मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं था, पर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली। सुबह मैंने एक कैप्सूल खाया था और एक बचा था, तो क्यों ना श्याओ जिहान पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगर ये दवा दूसरों पर भी काम कर गई तो भाई मैं तो फ्यूचर में करोड़पति बन जाऊंगा। हमारी वो सख्त टीचर जिन्हें सब खड़ूस बुलाते थे, वो भी मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्हें लगा शायद मैंने क्लास में कोई नई शरारत सोची है।
उन्हें पता था कि क्लास के लड़के जिहान को बदसूरत बुलाते हैं और उससे दूर भागते हैं। पूरी क्लास की घूरती हुई आंखों के बीच मैं बड़े आराम से जिहान के पास पहुंचा और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये दवा बहुत कमाल की है, मैंने भी सुबह यही खाई थी। मैंने झूठ नहीं बोला था, दवा सच में सुपर इफेक्टिव थी। अचानक एक हाथ अपने सामने देखकर जिहान एक पल के लिए सुन्न पड़ गई। उसने अपना मुंह दबा रखा था और सिर नीचे था। फिर उसने बहुत शर्माते हुए सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और मुझ जैसे लंबे और हैंडसम लड़के को देखकर उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हिचकिचाई, नाना में सिर हिलाया और धीरे से थैंक यू बोलकर वापस मुंह छुपा लिया। पर जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके वो लंबे बाल साइड में हट गए और बस एक पल के लिए उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हालांकि उसने तुरंत सिर नीचे कर लिया था, पर भाई मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। खांसी की वजह से उसने अपना वो पुराना सा चश्मा उतारकर डेस्क पर रखा हुआ था और उसी वजह से मैंने उसका वो असली रूप देख लिया। एकदम दूध जैसी गोरी स्किन, कमल के फूल जैसा प्यारा और नाजुक चेहरा। भाई वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। भाई साहब, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या यही वो बदसूरत लड़की है? क्या क्लास के सारे लड़के अंधे हो गए हैं या मेरी आंखों में कोई खराबी आ गई है? मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। टीचर को मेरा ये शौक चेहरा दिखा नहीं। वो बोली, शाओ शाओ, जब शाओई दवा दे रहा है तो ले लो, और शाओई तुम अपनी सीट पर जाकर एग्जाम की तैयारी करो। मैंने वो पैकेट धीरे से उसकी डेस्क पर रखा और अपनी सीट की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही मैं बैठा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ली हुई कुन ने मुझे थम्स अप दिखाया और धीरे से कहा, भाई तू तो महान है, किसी को नहीं छोड़ता। पर मेरा ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। मेरे दिमाग में बस जिहान का वो चेहरा घूम रहा था। सच बताऊं तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी जिहान के सामने कुछ नहीं थी। मुझे पक्का यकीन था कि अगर वो ये ढीला यूनिफॉर्म उतारकर अच्छे कपड़े पहन ले तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों को फेल कर देगी। उधर जिहान ने चश्मा वापस पहना और थोड़ी देर सोचने के बाद मेरी दी हुई दवा खा ली। दवा खाते ही उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो गया और गले की खराश तुरंत गायब। उसे लगा ये कोई बहुत महंगी और रेयर दवा होगी। इधर मेरी हालत खराब थी, अब मुझे उस पर पूरा हक जताना था। पर भाई, एग्जाम शुरू हुए 10 मिनट बीत चुके थे और मैंने अपना नाम तक नहीं लिखा था। मेरे अंदर एक ही ख्याल चल रहा था कि इससे पहले कोई और इस छुपे हुए खजाने को देख ले, मुझे इसे अपना बनाना होगा। पर तभी मुझे टेंशन हुई। कॉलेज एंट्रेंस में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। जिहान तो टॉपर है, वो तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी और मेरे जैसे मार्क्स के साथ तो मैं उसे कभी दोबारा देख भी नहीं पाऊंगा। मैंने ठान लिया, नहीं, मुझे भी टॉप कॉलेज जाना होगा। मुझे गजब के मार्क्स लाने होंगे ताकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊं। मैंने जोश में आकर पेपर देखा, पर भाई अगले ही पल मेरी हवा निकल गई। इंग्लिश के उस पेपर का हर एक अक्षर मुझे समझ आ रहा था, पर जोड़कर क्या मतलब बन रहा था ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी मेरी आंखें चमकी। अरे हां, मैं सिस्टम के बारे में कैसे भूल गया? अब तो मेरे पास पावर है, टॉप करना कौन सी बड़ी बात है। पर मैं जितना मर्जी सोच लूं, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। क्या मैं एग्जाम के बीच पेपर को तोड़कर वापस बना लूं? पर सिस्टम तो दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूं और एग्जाम तो कई सारे होने थे। पूरे 2 घंटे मैं यही सोचता रहा। मेरे सामने पेपर एकदम खाली था। बस खड़ूस टीचर के राउंड लगाते वक्त मैंने अपना नाम लिखा था, बाकी पूरा पेपर कोरा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, घंटी बजी और एग्जाम खत्म। मेरा खाली पेपर ले लिया गया। मैं माथा पकड़कर बैठा था कि तभी मुझे लगा कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मुझे लगा वही बेवकूफ दोस्त ली हुई कुन होगा। अरे यार ली हुई कुन, क्या तू अकेले सूसू भी नहीं जा सकता? हमेशा मुझे घसीटता। ए, तुम श्याओ जिहान? अरे क्या हुआ, कोई काम था क्या? उसने वापस वो बड़े बड़े पुराने चश्मे पहन लिए थे और फिर से वही बदसूरत लड़की वाला भेष बना लिया था। वो अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसने बहुत हिचकिचाते हुए कहा, वो सर्दी की दवा के लिए थैंक यू। मैंने देखा तुमने पूरा पेपर खाली छोड़ा है तो ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा।
जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसके बालों के पीछे छुपा उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने हड़बड़ाकर एक मोटी सी नोटबुक मेरे डेस्क पर रखी और बिना मेरा जवाब सुने वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। पूरी क्लास ये सब देखकर सन्न थी। कुछ लड़के तो उसे देखकर मुंह बना रहे थे, पर भाई मुझे तो पता था ना कि उस चश्मे के पीछे क्या अप्सरा छुपी है। मैंने वो नोटबुक उठाई। वो उसकी इंग्लिश की नोटबुक थी। उसकी हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी थी, पर सच बताऊं तो मुझे उन सिंबल्स के अलावा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर भाई मैंने सोचा, क्या ये प्यार की पहली निशानी है? खैर, दिन का एग्जाम खत्म हुआ और मेरा रिजल्ट, भाई लाइफ का सबसे घटिया। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, सब अपना बैग पैक करने लगे। मैंने बड़ी सावधानी से उस नोटबुक को अपने बैग में रखा। मेरा दोस्त ली हुई कुन ये सब देखकर अपना सिर खुजलाने लगा। वो बोला, बॉस ये क्या सीन है? तू इस चश्मिश की नोटबुक को इतना संभाल के क्यों रख रहा है? मैंने उसे झाड़ते हुए कहा, अबे ओए, अब से तेरा भाई कड़ी मेहनत करेगा। जाकर ब्रांड गोल्ड पी, वरना मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी निकल जाऊंगा और तू यही कबाड़ में रह जाएगा। अरे वेट, ब्रांड गोल्ड, मिल गया आइडिया। बोलते बोलते अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली। मैंने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधा स्कूल से बाहर भागा। पीछे से ली हुई कुन चिल्लाता रहा, पर मेरा ध्यान वहां था ही नहीं। मैं सीधा अपनी साइकिल उठाकर पास वाली फार्मेसी पर पहुंचा। मैंने दुकानदार से मेमोरी बूस्टर पिल्स का एक बॉक्स खरीदा और घर आ गया। अब बस रात के 12 बजने का इंतजार था, क्योंकि सिस्टम दिन में सिर्फ एक ही बार काम करता था। रात को जब 12 बजे, मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हुआ। सिस्टम, इन 7 गोलियों को तोड़कर एक सुपर ब्रांड पिल बना दो। अचानक मेरे हाथ से वो गोलियां गायब हो गई और सिस्टम की आवाज आई। डीकंपोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन शुरू। मालिक को मिलती है एक सुपर ब्रांड पिल। मेरे हाथ में एक छोटी सी नीली गोली आ गई। मैंने बिना सोचे उसे निगल लिया, पर भाई 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने चिढ़कर सिस्टम से पूछा तो उसने बताया कि दिमाग को ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे सोना पड़ेगा। अगली सुबह जब मॉम ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उठा, पर इस बार कुछ अलग था। आमतौर पर सुबह उठते ही जो आलस और भारीपन होता था वो गायब था। मेरा दिमाग इतना साफ और तेज महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरी दुनिया की नॉलेज एक बार में पढ़ सकता हूं। क्या यही था उस सुपर पिल का कमाल? मां के लगातार ताने सुन सुनकर मैं अब और टेस्ट नहीं झेल पाया। जल्दी जल्दी कुछ खाया और सीधा साइकिल उठाकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। मुझे इस तरह प्रोएक्टिव देखकर मां को भी हैरानी हो गई। वो सोच रही थी कि आज मेरे अंदर क्या आ गया है। जब मैं क्लास में पहुंचा तो वहां सेल्फ स्टडी चल रही थी। क्लास के सारे बच्चे मुझे देखकर चौंक गए। आखिर मैं तो कभी सेल्फ स्टडी में आता ही नहीं था। अचानक आज मैं आ गया तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने किसी की परवाह नहीं की, सीधा अपनी सीट पर गया, बैग से नया वाला गणित का टेक्स्ट बुक निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। बस कुछ ही पल बाद मेरे मुंह से अनायास निकल गया, अरे वाह, ये तो कमाल है भाई। मेरी ये अचानक वाली चीख शांत क्लास में इतनी जोर से गूंजी कि सारी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गई। पर मैं तो पूरी तरह अनजान था। मेरा सारा ध्यान उस टेक्स्ट बुक पर था। वो एडवांस्ड मैथ्स जो पहले मुझे नींद आने लगती थी, अब सिर्फ एक बार पढ़ते ही बिल्कुल क्लियर हो गया था। इसलिए तो मैं हैरानी से गाली निकाल बैठा था। क्या ये सुपर ब्रेन सप्लीमेंट पिल का असर है? ये तो यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग प्रैक्टिकली एक सुपर कंप्यूटर बन गया था। पढ़ना मेरे लिए कॉपी पेस्ट जितना आसान हो गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बचपन की क्लास की वो बातें भी मुझे धुंधले रूप में याद आने लगी, जिन पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। नतीजा यह हुआ कि मॉर्निंग सेल्फ स्टडी में एक अनोखा नजारा बन गया। मैं अचानक एक अच्छे स्टूडेंट में बदल गया था। लगातार किताबें पलटे जा रहा था। हालांकि मेरी पन्ने पलटने की स्पीड थोड़ी तेज थी। हर पन्ना ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के लिए खुला रहता था। बेशक क्लासमेट्स को यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं सच में पढ़ रहा हूं। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, क्लास की घंटी बजते ही क्लास में हलचल शुरू हो गई। तब तक मैंने गणित की किताब रख दी थी। सारा कंटेंट मेरे दिमाग में कहीं गहराई में उतर चुका था, पर कुछ ऐसे नॉलेज पॉइंट्स थे जो किताब में नहीं थे और जिन्हें मैं पहले पूरी तरह इग्नोर कर चुका था।
अभी भी ठीक से नहीं समझ आ रहा था। लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि जिसे मैं नहीं समझ रहा था उसे कोई ना कोई तो जरूर समझता होगा। इसलिए अगले ही पल पूरी क्लास की हैरान नजरों के बीच मैं सीधा फर्स्ट रो में श्याओ जिहान के पास चला गया। अपने गणित के नोट्स दे दो। स्कूल के बदमाश लिनी को अपनी तरफ आते देख श्याओ जिहान ने अपने आप ही थोड़ा साइड हो जाने की कोशिश की। भले ही कल मैंने उसे सर्दी की दवा दी थी, पर मेरी जबरदस्ती भरी आवाज सुनकर वो सहम गई और बिना कुछ कहे अपना गणित का नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा दिया। नोट्स लेने के बाद मैंने उसे एक हल्की सी स्माइल दी, ज्यादा रुका नहीं और वापस अपनी सीट पर आ गया। क्लासमेट्स अभी भी कंफ्यूज नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं जानता था कि श्याओ जिहान के साथ लंबा रिश्ता बनाने के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी मुझे सबसे पहले अपने मार्क्स सुधारने हैं, जल्दी से जल्दी। मानना पड़ेगा श्याओ जिहान के नोट्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में थे। उन्हें पढ़ते ही वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए जो किताब से समझ नहीं आए थे। रजिस्टर काफी मोटा था, पर मेरी पन्ने पलटने की रफ्तार फिर वही थी। दूसरी बेल बजने से पहले ही मैंने वो पूरा रजिस्टर खत्म कर दिया था। नोटबुक बंद करते ही मैं तुरंत उठा और वापस श्याओ जिहान के पास गया। उसके उलझन भरे चेहरे को देखते हुए मैंने नोटबुक उसकी टेबल पर रखी और कहा, ये लो, मैंने पढ़ लिया। बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी दे दो, मैं क्लास के बाद लौटा दूंगा। मेरी बात सुनकर श्याओ जिहान ने बस सिर हिला दिया, पर उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि कोई इतनी मोटी नोटबुक 5 मिनट में कैसे पढ़ सकता है। उसने झिझकते हुए डेस्क के नीचे से अपने सारे नोट्स निकालकर मुझे दे दिए। ओह ठीक है, तुम आराम से देख सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उसने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा। मैंने उन नोट्स का बंडल उठाया और बस एक कहकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। मैंने नीचे सिर झुकाए बैठी श्याओ जिहान की तरफ देखा और कहा, पेज नंबर 18 पर वर्टेक्स फॉर्म वाले फॉर्मूले में तुमने एक स्क्वायर छोड़ दिया है और पेज नंबर 31 पर वो a ग्रेटर देन 0 वाला साइन असल में लेस देन होना चाहिए था। इतनी छोटी गलतियां बताकर मैं वहां से सीधा अपनी सीट पर आ गया। श्याओ जिहान वहां सुन रह गई थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 4 दिन बचे थे और भले ही मेरा दिमाग अब सुपर फास्ट था, पर पिछला इतना सारा सिलेबस कवर करना अभी बाकी था। मुझे एक एक सेकंड का हिसाब रखना था। उधर मेरे जाते ही श्याओ जिहान ने तुरंत अपना रजिस्टर चेक किया। उसकी आंखें फैल गईं। लीन ही ने जो गलतियां बताई थीं, वो सच में वहां मौजूद थीं। वो दंग रह गई कि जो इंसान खुद क्लास में सबसे पीछे रहता है, उसने कुछ ही मिनटों में टॉपर की गलतियां कैसे पकड़ ली। क्या हुआ श्याओ जिहान? लीनी क्या कह रहा था? उसकी पार्टनर वांग लिंगलिंग ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, वो बस मेरी गलतियां बता रहा था, श्याओ जिहान ने धीमी आवाज में कहा। क्या? वो और तुम्हारी गलतियां निकाले? वांग लिंगलिंग को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह तो ऐसा था जैसे कोई नौसिखिया उस्ताद को सिखा रहा हो। पर वो जानती थी कि श्याओ जिहान झूठ नहीं बोलती। उसने मुड़कर पीछे वाले कोने में मुझे देखा, जहां मैं सिर झुकाए पूरी एकाग्रता के साथ नोट्स के पन्ने पलट रहा था। वांग लिंगलिंग के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सच में पढ़ाई कर रहा है या कोई चमत्कार हो गया है? जैसे ही क्लास की बेल बजी, हमारी होम रूम टीचर, जिन्हें सब एक्सटिंक्शन शिताई कहते थे, हाथ में टेस्ट पेपर्स का बंडल लेकर क्लास में घुसी। उनके आते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। पर उस खामोशी के बीच एक अजीब सी आवाज आ रही थी, सर सर सर। सबकी नजरें क्लास की आखिरी बेंच पर टिकी थीं, जहां मैं बैठा था। मैं नोट्स के पन्ने इतनी तेजी से पलट रहा था कि मुझे टीचर के आने का पता ही नहीं चला। शिताई ने मुझे देखा और उनकी भौहें तन गईं। शायद उन्होंने सोचा कि 4 दिन बाद तो स्कूल खत्म ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया। पर उन्हें मेरा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। ऊपर से मैंने कल वाले टेस्ट में खाली पेपर जमा किया था, जिससे मेरा स्कोर 0 था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, लेनिए इधर आओ और ये टेस्ट पेपर्स बांटो। लेकिन भाई मैं तो अपनी ही धुन में था। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। मेरा दोस्त ली हुई चुन तो मुझे छुपकर अंगूठा दिखा रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई तू तो असली जिगर वाला निकला, शिताई से सीधा पंगा। शिताई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने धड़ाक से पेपर्स मेज पर पटके और शेरनी की तरह दहाड़ी, लेनी खड़े हो जाओ।
उनकी इस लायन रोर से मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने ऊपर देखा तो शिताई का चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मैं तो सोच रहा था कि कौन बेवकूफ है जो इन्हें उकसा रहा है, पर जब पूरी क्लास को मेरी तरफ देखते पाया तो समझ आया कि आज मेरी शामत आई है। शिताई ने इंग्लिश में मुझे डांटना शुरू कर दिया कि अब तो पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। पहले मुझे उनकी इंग्लिश चिड़िया की भाषा लगती थी, पर आज पिल के असर से मेरा दिमाग उनकी हर एक ग्रामर मिस्टेक को पकड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी सहज भाव से फर्राटेदार इंग्लिश में जवाब दिया, टीचर आखिर बात क्या है? मैं यहां मेहनत से पढ़ रहा हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जैसे ही मेरे मुंह से वो फ्लुएंट इंग्लिश निकली, क्लास में सन्नाटा दुगुना हो गया। सबको लगा कि क्या ये वही लीनी है जो हमेशा क्लास में लास्ट आता था। शिताई भी हक्की बक्की रह गई। जब उन्होंने फिर से मुझे इंग्लिश में डांटने की कोशिश की तो मैंने बीच में ही टोकते हुए उनकी गलती सुधार दी। मैम, आपके सेंटेंस में थोड़ी गलती है, इसे ऐसे बोला जाना चाहिए। शिताई की बोलती बंद हो गई। उन्होंने इंग्लिश छोड़कर चाइनीज में पूछा, क्या तुमने अभी मुझसे इंग्लिश में बात की? पूरी क्लास मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूं। मेरा दोस्त ली तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। हम दोनों ने साथ मिलकर कसम खाई थी कि हम कभी विदेशी भाषा नहीं सीखेंगे, पर यहां तो मैं लेवल 8 की इंग्लिश बोल रहा था। शिताई ने खुद को संभाला और मेरा वो खाली टेस्ट पेपर निकालकर टेबल पर रखा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तू इतना ही होशियार है तो ये पेपर अभी मेरे सामने दोबारा सॉल्व कर। मुझे लगा कि ये मेरा पढ़ने का कीमती वक्त बर्बाद कर रही है, पर चारा क्या था। मैं स्टेज की तरफ बढ़ा। वक्त बचाने के चक्कर में मैं अपनी सीट पर वापस नहीं गया। जैसे ही मैं स्टेज के पास पहुंचा, पास में ही शाओ जिहान बैठी थी। मैंने बिना कुछ सोचे उसके हाथ से उसका पेन झपट लिया और कहा, जरा उधार देना। शाओ जिहान तो जैसे पत्थर की बन गई। वो अपने पेन को मेरी उंगलियों में और फिर मेरे मुंह में दबे हुए उसके ढक्कन को देख रही थी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि मैंने पेन लिया, बल्कि इस बात का था कि मैंने पेन के ढक्कन को दांतों से दबा लिया था। मैंने बिना वक्त गवाए उसकी डेस्क पर ही झुककर धड़ाधड़ आंसर लिखने शुरू कर दिए। पिल का जादू अब पेपर पर उतरने वाला था। क्लासरूम में उस वक्त अजीब सी शांति थी। बस कागजों पर पेन चलने की खुरच खुरच सुनाई दे रही थी। तभी खट, मैंने पेन मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। मैंने वो टेस्ट पेपर हवा में लहराया और अपनी शौक में डूबी टीचर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए ओल्ड टीचर, मेरा काम हो गया। मैम ने जैसे ही पेपर हाथ में लिया, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 5 मिनट! इस स्पीड से तो वो खुद भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाती। उन्हें लगा होगा कि शायद मैंने कुछ भी लिख दिया है, पर जैसे जैसे उनकी नजरें आंसर पर पड़ी, उनके पसीने छूटने लगे। एक एक जवाब बिल्कुल सही था। और तो और आखिरी इंग्लिश ऐसे इतना लाजवाब था कि उसे किसी मॉडल बुक में छापा जा सकता था। मैंने आराम से पेन का ढक्कन अपने मुंह से निकाला, उसे बंद किया और पास ही बैठी शाओ जिहान की तरफ बढ़ाया। वो बेचारी शर्म से लाल हो चुकी थी। मैंने कहा, शुक्रिया, तुम्हारा पेन काफी लकी है। उसने बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में कहा, नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। उसकी आवाज सुनकर मुझे अपने दोस्त ली हुई चुन पर गुस्सा आया। वो इसे बदसूरत बत्तख कहता था। भाई, ऐसी आवाज तो किसी परी की ही हो सकती है। मैम ने मुझे राहत भरी नजरों से देखा और क्लास शुरू की। उन्होंने शाओ जिहान से कहा कि मेरा ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे ताकि सब उसे देख सकें। पूरी क्लास में अब भी टीचर पढ़ा रही थी, पर पीछे कोने में मैं फिर से अपनी किताबों के पन्ने सर सर पलटने लगा था। पर इस बार टीचर ने मुझे टोका नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। बेल बजते ही मैम ने मुझे ऑफिस में बुलाया। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, लिनी, सच सच बताओ, तुम्हारी इंग्लिश इतनी बेहतर कैसे हो गई? तुम तो मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। मैंने मुस्कुराकर मजाक में कहा, मैम, ये आपकी मेहनत है और थोड़ा मेरा सुपर दिमाग। मेरी मेमोरी अब इतनी तेज है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं भूल पाता। तभी पास से एक कड़वी आवाज आई,
बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से जुबान नहीं कटती क्या? अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी ही तेज है तो ये पीरियोडिक टेबल 10 मिनट में याद करके दिखाओ। अगर कर लिया तो मेरी क्लास में जो मन आए वो करना। बिना पीछे मुड़े ही मैं समझ गया कि ये हमारा केमिस्ट्री टीचर डोंग जिंगजिंग है। नाम इसका जिंगजिंग था, पर यह है पूरा आदमी। 5.25 फुट का कद, छोटी छोटी चालाक आंखें और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। मैंने पलटकर उसे देखा और कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है, पर एक बदलाव के साथ। अगर मैंने इसे 5 मिनट में सुना दिया तो आपको पूरी क्लास के सामने कॉन्कर गाना गाना पड़ेगा। डोंग जिंगजिंग को लगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 10 मिनट के टाइम को कम करके 5 मिनट कर दिया और शर्त मान ली। उसने अपना फोन निकाला और टाइमर चालू किया। चलो, 4 मिनट 51 सेकंड बचे हैं, शुरू हो जाओ। मैंने उसकी तरफ एक हिकारत भरी नजर डाली और बस 1 सेकंड के लिए उस चार्ट को देखा। मेरा दिमाग उस वक्त एक हाई स्पीड स्कैनर की तरह काम कर रहा था। अगले ही पल मैंने वो चार्ट उसे वापस थमा दिया। वो जोर से हंसा। क्या हुआ, घबरा गए? अक्षरों की पहचान भी नहीं हो रही क्या? मैंने शांति से कहा, टीचर डोंग, जल्दी मत कीजिए, टाइमर देखिए और अब मेरा सुनना शुरू कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मेरी आवाज पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। डोंग जिंगजिंग का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है। 1, 5, 10 गिनती बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे एक एक तत्व मेरी जुबान से गोलियों की तरह निकल रहा था, डोंग जिंगजिंग के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। 2 मिनट के अंदर मैंने पूरे 118 तत्व बिना एक भी गलती के सुना दिए। वो डोंग जिंगजिंग जो मुझे हमेशा नालायक समझता था, आज बुत बना खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के केमिस्ट्री में 40 नंबर आते थे, उसने एक नजर में पूरी पीरियोडिक टेबल रट ली। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, सॉरी टीचर डोंग, पर अब मैं आपके गाने का इंतजार कर रहा हूं। उसने बहस करने की कोशिश की, पर मेरे पास कोई गलती थी ही नहीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो झेपते हुए बोला, पीरियोडिक टेबल रटने से कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में और भी बहुत कुछ आता है। और अपना सा मुंह लेकर ऑफिस से बाहर भागने लगा। मैंने पीछे से आवाज लगाई, टीचर डोंग, क्या आपको गाने के बोल लिखकर दे दूं? वो ऑफिस की दहलीज पर लड़खड़ा गया। उसे भागते देख मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। आखिर ये वही आदमी था जो बात बात पर मेरे घर फोन मिलाता था। पर असली खलनायक तो अभी ऑफिस में ही थी, हमारी होम रूम टीचर एक्सटिंक्शन शिताई। उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से देखा और कहा, सच बता रस्कल, तूने इसे पहले से रट रखा था ना? जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा लाइव टेस्ट लिया। उन्होंने कोई भी रैंडम किताब उठाई और मुझे एक पेज पढ़ने को दिया। 5 मिनट बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच था। मैं जो भी एक बार देख लेता था वो मेरे दिमाग में छप जाता था। मैम को मुझ पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। वो सोचने लगी, इस गधे के पास इतना दिमाग था तो इसने पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी डेस्क से किताबों और नोट्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और बोली, ये सब घर ले जाओ और घोट कर पी जाओ। अगर समझ ना आए तो मुझे फोन करो। इन 4 दिनों में तुम्हें सोना नहीं है, बस पढ़ना है, वरना मैं तुम्हें फेल करके अगले साल फिर यहीं बैठा दूंगी। बेल बजी और मैं किताबों का ढेर लेकर क्लास में पहुंचा। डोंग जिंगजिंग वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की, पर मैं कहां मानने वाला था। मैंने मुस्कुराकर कहा, टीचर डोंग, मर्द की जुबान की कीमत होती है। डोंग जिंगजिंग ने मन ही मन मुझे 100 गालियां दी होंगी, पर पूरी क्लास के सामने मुस्कुराकर बोले, बच्चों, 4 दिन बाद आपका एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को कॉन्कर कर लें, इसलिए आज मैं आपके लिए एक गाना गाऊंगा। आई वॉज कॉन्कर्ड बाय यू लाइक दिस। पूरी क्लास झूम रही थी, पर मैं जानता था कि यह उनकी मजबूरी थी। खैर, मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। उधर ऑफिस में मैम ने मेरी मम्मी को फोन लगा दिया।
मेरी माँ जो काम में बिजी थी, टीचर की तारीफें सुनकर सन्न रह गई। उन्हें लगा वो कोई सपना देख रही हैं। उन्होंने तुरंत पापा को फोन किया। अजी सुनते हो, टीचर का फोन आया था। हमारा बेटा कोई कांड नहीं कर रहा, बल्कि वो तो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। दिन बीत गया। मैंने एक ही दिन में हाई स्कूल का आधा सिलेबस खत्म कर लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी पापा अभी काम से नहीं लौटे थे। मैंने सोचा चलो आज उनके लिए खाना मैं ही बनाता हूं। जैसे ही मैंने किताबें कॉफी टेबल पर रखी, मेरी नजर वहां रखे एक छोटे से बक्से पर पड़ी। उसमें मिट्टी और चीनी मिट्टी के टूटे फूटे टुकड़े भरे थे। ये मेरे पापा का शौक था। उन्हें पुरानी चीजें और प्राचीन अवशेष इकट्ठा करना पसंद था, पर पैसे की कमी की वजह से वो असली कीमती चीजें नहीं खरीद सकते थे। इसलिए वो बाजार से 2-4 रुपए में ये टूटे हुए टुकड़े ले आते थे। पहले मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर आज जैसे ही मैंने उन टुकड़ों को देखा, मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे पास डिसेंबली और रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम था। इसका मतलब था कि मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से असली और कीमती बना सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, अरे भाई, ये तो सीधा सीधा पैसा छापने की मशीन है। टेबल पर रखे उन टूटे हुए टुकड़ों को देखते हुए मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या मैं इन बिखरे हुए हिस्सों को डीकंस्ट्रक्ट करके फिर से एक बेशकीमती एंटीक पीस बना सकता हूं? आज की दुनिया में एंटीक का कारोबार इतना गहरा है कि असली चीज मिलना करोड़ों में एक जैसा है। हाँ, टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल जालसाजी के लिए जरूर होता है, पर ये छोटे मोटे टुकड़े तो पापा ने कबाड़ के दाम पर खरीदे थे, इतने सस्ते कि कोई इनकी नकल बनाने की जहमत भी ना उठाए। मैंने डिब्बे में हाथ डालकर टुकड़ों को टटोला और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा ने भले ही कबाड़ चुना था, पर उनकी पसंद लाजवाब थी। ये सारे टुकड़े एक ही काल के थे। अगर इसमें अलग अलग जमाने के टुकड़े होते तो शायद सिस्टम को पर्याप्त मॉलिक्यूल्स नहीं मिल पाते। बस अफसोस इस बात का था कि आज के दिन का डीकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन फीचर मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। अब मुझे आधी रात का इंतजार करना था। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने वो पूरा डिब्बा उठाया और चुपके से अपने कमरे में छिपा दिया। खजाने को ठिकाने लगाने के बाद मैं गुनगुनाते हुए किचन में पहुंचा और खाना बनाने लगा। जब 4 डिश और एक सूप बनकर तैयार हो गया, तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मम्मी और पापा अंदर आए, पर उनके चेहरे के हाव भाव देख मैं थोड़ा चकरा गया। अरे वाह, आप दोनों सही टाइम पर आए हैं। मैंने खाना बना दिया है। पर मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं पहले ही साफ कर दूं, इस बार मैंने कोई कांड नहीं किया है। मैंने फौरन सफाई दी, क्योंकि जब भी मैं इतना आज्ञाकारी बनता था, उन्हें लगता था कि मैं बाहर कुछ रायता फैला कर आया हूं। पर इस बार मामला कुछ और था। स्कूल के टीचर से बात करने के बाद शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं का बेटा है। ओए बदमाश, क्या वाकई तेरी याददाश्त इतनी तेज है? आखिरकार मम्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने जूते उतारे, मेरे पास आई और मेरा गाल खींचते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं समझ गया कि एल्डर मैट ने पक्का मुखबिरी कर दी है, पर यह अच्छा ही था। अब घर में मेरी इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी, शायद पापा से भी ज्यादा। मैंने एक चौड़ी मुस्कान के साथ शेखी बघारते हुए कहा तो आपको पता चल ही गया। चलिए, अब मैं और नाटक नहीं करूंगा। मैं सच स्वीकार करता हूं, आपका बेटा वाकई एक जीनियस है। अब क्या आप मेरे लिए तालियां नहीं बजाएंगी? पर मेरी ये अकड़ 1 मिनट भी नहीं टिकी। जैसे ही मैंने सच स्वीकारा, मम्मी का पारा चढ़ गया। उन्होंने फौरन अपने पैर से चप्पल निकाली और सीधा मेरे पीछे दे मारी। बड़ा आया सच स्वीकार करने वाला। धबाक! तुझे फोटोग्राफिक मेमोरी मिली थी और तू नाटक कर रहा था। मैं जान बचाकर भागा और पापा के पीछे छिप गया। कॉमरेड शियाओर, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपके बेटे के पास हुनर है और आप उसे इनाम देने के बजाय चप्पल से पीट रही है। यहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज है या नहीं? मैंने सहलाते हुए अपना दुखड़ा रोया। तुझे मानव अधिकार चाहिए? रुक, मैं तुझे अभी अधिकार देती हूं। लाओलिन, तुम बीच में मत आना। आज मैं इस बदतमीज को सुधार कर रहूंगी। इतनी गजब की याददाश्त होने के बावजूद तू दिन भर मटर गश्ती करता था और हमेशा लास्ट आता था। रुक, तुझे बताती हूं। मैं समझ गया कि ये एक गलतफहमी थी, पर मैं उन्हें कैसे समझाता कि ये शक्ति मुझे अभी कल ही मिली है।
जब मम्मी पीटते पीटते थक गईं, तब जाकर मैं उनके पास पहुंचा और उनके कंधे दबाने लगा। महारानी, ये आप क्यों मुझ जैसे छोटे इंसान के मुंह लग रही हैं? देखिए, मेरी खाल तो मोटी है, पर आप थक गईं। आपके इस सुपुत्र को आपके लिए बुरा लग रहा है ना? मम्मी ने चिढ़कर मेरा हाथ झटक दिया। ठीक है, बहुत हो गई नौटंकी, चल खाना खा। और हाँ, कल मैं तेरे स्कूल जाऊंगी और तेरे टीचर से बात करूंगी कि तुझे इसी क्लास में 1 साल और रोका जाए। मैं हक्का बक्का रह गया। रिपीट? पर क्यों? मम्मी ने खाना खाते हुए मुझे घूरा। क्यों मतलब? क्या तू किसी मामूली कॉलेज में जाना चाहता है? 1 साल और पढ़ेगा तो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। उन्हें फिर से गुस्सा आए। इससे पहले मैंने फौरन मोर्चा संभाला। अरे महारानी, आप अपने ही जीन्स पर शक कर रही हैं। यह बुद्धि मुझे आपसे ही तो मिली है। अब मैं फिर से सच बोल रहा हूं। इस बार अगर मैं नेशनल टॉपर नहीं बना तो मेरा नाम बदल देना। आखिरकार बहुत बहस करने के बाद और पिछले साल के कुछ पेपर्स चुटकियों में सॉल्व करके दिखाने के बाद मम्मी और पापा को यकीन हुआ कि उनका बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। जब उन्हें लगा कि मैं वाकई एक टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं, तो मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और पापा ने इसी खुशी में 2 जाम एक्स्ट्रा लगा लिए। रात को जब सब सोने चले गए तो थोड़े से नशे में धुत पापा को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी टूटी हुई चीनी मिट्टी का कीमती डिब्बा गायब हो चुका है। मैं अपने कमरे में डिब्बे को तकिए के पास रखकर लेटा था और बस घड़ी की सुइयों के 12 पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इंतजार का वक्त हमेशा बहुत लंबा लगता है और दिमाग में चल रहे हजारों ख्यालों की वजह से मेरी आंखों से नींद गायब थी। आखिरकार उस बेचैन कर देने वाले इंतजार के बाद मेरे बेडरूम की डिजिटल घड़ी ने रात के 12 बजे बजाए। घड़ी की सुइयां देखते ही मैं बिजली की फुर्ती से बिस्तर पर उठ बैठा और फौरन वो कागज का डिब्बा अपनी गोद में रख लिया। कोई रिस्क ना रहे, इसलिए मैंने मुट्ठी भर चीनी मिट्टी के टुकड़े उठाए और उन्हें अपनी हथेली में जोर से भींच लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, इन टुकड़ों को डीकंस्ट्रक्ट करो और इन्हें जोड़कर एक असली एंटीक बना दो। वूहू! जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरी हथेली में मौजूद टुकड़ों का बोझ अचानक हल्का हो गया और दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजी। मालिक से चीनी मिट्टी के टुकड़े प्राप्त हुए। सिस्टम ने उन्हें डीकंपोज कर दिया है। मॉलिक्यूल्स की स्क्रीनिंग और सुधार पूरा हुआ। रिकंस्ट्रक्शन जारी है। मालिक को युआन राजवंश का एक ब्लू एंड व्हाइट पीनी पैटर्न स्टेम कप प्राप्त हुआ है। जैसे ही आवाज शांत हुई, मुझे अपनी खाली हथेली में किसी चीज का एहसास हुआ। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और जब हाथ खोलकर देखा तो वहां एक खूबसूरत छोटा सा प्याला चमक रहा था। यह प्याला बहुत बड़ा नहीं था, लगभग मेरी आधी हथेली के बराबर, जिसकी ऊंचाई कोई 10 सेंटीमीटर रही होगी। इसका डिजाइन किसी मॉडर्न वाइन ग्लास जैसा था, पर ऊपर का हिस्सा कटोरे जैसा और नीचे एक स्टैंड लगा था। सच कहूं तो मेरी अनाड़ी आंखों को यह कुछ खास नहीं लगा, पर मुझे इतना पता था कि यह मामूली चीज नहीं है। सिस्टम वाकई कमाल है। इसने कचरे से असली एंटीक बना दिया। अब कल स्कूल के बाद मैं सीधा एंटीक मार्केट जाऊंगा और अपनी कमाई की पहली बड़ी किश्त हासिल करूंगा। पूरी रात जागने के बाद मैं थक तो गया था, पर उस प्याले को देखकर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने उसे अपनी मेज पर रखा और फौरन कंप्यूटर ऑन किया। मम्मी ने मेरा फोन छीन रखा था, इसलिए यही एक रास्ता था। मैंने सर्च बार में टाइप किया, युआन डायनेस्टी ब्लू एंड व्हाइट पियोनी पैटर्न स्टेम कप। जैसे ही सर्च बटन दबाया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। धत तेरी की, इस छोटी सी चीज की इतनी कीमत! सर्च रिजल्ट्स के मुताबिक अगर यह प्याला असली था तो इसकी कीमत कम से कम 20 लाख थी। शंघाई की एक नीलामी में तो ऐसा ही एक प्याला 27 लाख में बिका था। किसने सोचा था कि मेरी पहली कमाई ही मुझे फाइनेंशियली फ्री कर देगी? 20 लाख! मेरे पापा की पूरी जिंदगी की कमाई भी शायद इतनी ना हो। जोश में आकर मेरा मन किया कि मैं उस प्याले को चूम लूं। अपनी इस दौलत को सुरक्षित रखने के लिए मैंने टॉयलेट पेपर का पूरा रोल उस पर लपेट दिया और ऊपर से ढेर सारा टेप मार दिया। अब वो किसी सफेद मोमो या डंपलिंग जैसा दिख रहा था। अब ये बिल्कुल सेफ है। अगर गिर भी जाए तो मेरा खजाना नहीं टूटेगा। मैंने उसे संभाल कर अपने बैग में रखा और अमीर होने के सपने देखते हुए सो गया।
अगली सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपने बैग में उस सफेद डंपलिंग को चेक किया। जब तसल्ली हो गई तो मैं अपनी साइकिल लेकर खुशी खुशी स्कूल की तरफ निकला। मैं खुद को बार बार समझा रहा था, शांत लिनिये शांत, अब तू सिस्टम वाला बंदा है, इतने से पैसों पर इतना एक्साइटेड नहीं होते, शांत। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। पा पा पा। मैंने मुड़कर देखा कि सड़क के किनारे होने के बावजूद पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर पागल हुआ जा रहा था। एक पुरानी काली पोर्श केएन मेरे पीछे खड़ी थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक चिपचिपे बालों वाला घमंडी अधेड़ उम्र का आदमी मुझ पर चिल्लाया, ओए साइकिल वाले लड़के, क्या ये सड़क तेरे बाप की है? सुनाई नहीं दे रहा कि पीछे गाड़ी आ रही है? हट साइड में। अगर मेरी गाड़ी पर एक खरोच भी आई तो तुझे बेचकर भी उसकी भरपाई नहीं होगी। उसकी बदतमीजी देख मेरी भवें तन गई। ये संजी था जो हमारी ही कॉलोनी में रहता था। उसकी बीबी लियू मेई मेरी मम्मी की सहकर्मी थी और दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। सुना था कि ये किसी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया है, तब से इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा वो थोड़ा चौंका और फिर उसी अकड़ में बोला, ओ तो ये लीन परिवार का लड़का है। क्यों बे, सुना है तेरे ग्रेड्स बहुत खराब हैं। एग्जाम के बाद क्या करने का इरादा है? कहीं मजदूरी? अगर काम चाहिए तो मेरी कंपनी में आ जाना। दूसरों को मैं 1500 देता हूं, तुझे 1800 दे दूंगा। क्या कहता है? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। जिस बंदे के बैग में 25 to 30 लाख का कीमती एंटीक रखा हो, उसे ये आदमी 1800 रुपए की नौकरी का लालच दे रहा था। पता नहीं लियू मे को ये बात कहां से पता चली थी कि मैं अक्सर एग्जाम में आखिरी नंबर पर आता हूं। लगता था जैसे उसे अपनी ऊंची हैसियत दिखाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर मम्मी से कहती थी, अगर लड़का पढ़ाई के लायक नहीं है तो उसे स्कूल भेजना बंद कर दो, उसका पति मेरे लिए कोई नौकरी वोकरी लगवा देगा। अपनी औलाद को डांटना एक बात होती है, लेकिन कोई दूसरा आकर उसे निकम्मा कहे, यह बिल्कुल अलग बात है। स्वाभाविक था, मम्मी को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और अब तो हद ही हो गई। आज उसके पति ने भी मुझे देखते ही वही बात छेड़ दी। ये सोचकर ही लिनी के अंदर हल्की झुंझलाहट उठ गई, लेकिन ऐसे गवार लोगों से बहस करना उसे अपनी ही नादानी लगा। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और आराम से बोला, ओ तो ये अंकल पोते हैं। ऑफर के लिए धन्यवाद अंकल पोते। अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो सबसे पहले आपको ही ढूंढूंगा। अभी मुझे स्कूल जाना है तो चलता हूं। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और साइकिल के पेडल जोर से मार दिए। पीछे खड़ा संजी मुझे दूर जाते हुए देख रहा था। उसने बनावटी अंदाज में लंबी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, हाय ये लड़का तो मिट्टी का ढेला है जिससे कुछ बन ही नहीं सकता। अरे वाह मैनेजर सन, ये आपकी बड़ी वाली पोर्श है क्या? कितने की होगी? कुछ लाख की तो होगी ही। सच में बड़े अफसरों की बात ही अलग होती है। उसी समय पास से एक पड़ोसी की आवाज आई। संजी तो पहले ही कार की खिड़की बंद करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने तारीफ सुनी उसके चेहरे पर तुरंत घमंडी मुस्कान फैल गई। उसने हाथ हिलाते हुए बनावटी सादगी से कहा, अरे बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है। सेकेंड हैंड कार है, ज्यादा महंगी नहीं, बस 50 से थोड़ी ऊपर होगी। कंपनी में काम है, अब चलता हूं, लाओ वांग। इतना कहकर उसने शीशा ऊपर किया, एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पुरानी पोर्श से निकलता काला धुआं देखते हुए पड़ोसी लाओ वांग ने होठ टेढ़े कर लिए। बड़ा आया रौब झाड़ने वाला। मेरा बेटा सेकेंड हैंड कार का काम करता है। ये 2000 मॉडल की पुरानी केन है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 की होगी। सोचता है मुझे पता नहीं चलेगा। ये छोटा सा वाकया जल्दी ही खत्म हो गया और मैंने भी इसे दिल पर नहीं लिया। कल की तरह ही जैसे ही मैं क्लासरूम में पहुंचा, मैंने अपना बैग खोला और तुरंत किताबें निकालकर पढ़ाई में जुट गया। 1 किताब, 5 किताब, शायद इसलिए कि कई किताबों में एक जैसा ही कंटेंट था। दोपहर होने तक मैंने क्लास टीचर द्वारा दी गई सारी स्टडी मटेरियल खत्म कर ली, वो भी अपनी उम्मीद से आधा दिन पहले। मैंने लंबी सांस छोड़ी। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता था, हाई स्कूल का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा था जो मुझे समझ ना आता हो। मेरी मौजूदा क्षमता से अगर मैं चाहूं तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकता था। इतना आत्मविश्वास
पहले कभी नहीं था। अब पढ़ाई की चिंता खत्म हो चुकी थी, तो अगला काम था पैसा कमाना। मैं भी सोच ही रहा था कि दोपहर में छुट्टी लेकर निकल जाऊं या नहीं, तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। बॉस, आज मैं ट्रीट दे रहा हूं, स्पाइसी हॉट पॉट, चलो। घंटी बजते ही ली हुई कुन उछलकर खड़ा हुआ और मुझे खाने के लिए बुलाने लगा। लेकिन इस समय मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। सुबह से लगातार पढ़ाई करने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, बैग में रखा वो खजाना जल्दी से जल्दी बेचकर पैसे बनाना। मैं मना करने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर सामने वाली बेंच पर पड़ी। शाओ जिहान अपने डेस्क से लंच बॉक्स निकाल रही थी। उसे देखते ही मैंने अपना फैसला तुरंत बदल दिया। पैसा कमाना थोड़ी देर रुक सकता था, वो खजाना कहीं भाग नहीं रहा था, लेकिन जिंदगी भर का मामला जरूर जरूरी था। अरे बॉस, क्या देख रहे हो? पीछे दरवाजे पर खड़ा ली हुई कुन पलटकर मुझे देख रहा था। जब उसने मेरी नजर का पीछा किया, अगले ही पल वो पूरी तरह सन्न रह गया। क्या बॉस सच में सामने बैठी उस अगली लड़की शाओ जिहान को देख रहा था? और अगले ही पल मेरे कदमों ने उसकी शंका को सच साबित कर दिया। मैंने बैग एक कंधे पर टांगा, खड़ा हुआ और सीधे क्लास के सामने की तरफ बढ़ गया। मेरा निशाना बिल्कुल साफ था, शाओ जिहान। अरे यार, आज नाश्ता नहीं किया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे, तुम्हारे पास 2 बन है शाओ जिहान? बढ़िया, एक मुझे दे दो, थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। छात्रों की भीड़ के बीच मैं आराम से उसके सामने जाकर बैठ गया। वो नमकीन अचार के साथ धीरे धीरे बन खा रही थी। मैंने पेट पर हाथ फेरा और बिना जरा भी झिझक के उसके लंच बॉक्स से दूसरा बन उठाकर सीधे मुंह में ठूंस लिया। चबाते हुए ऐसे खाने लगा जैसे वो मेरा ही हो। यह अचानक हुआ दृश्य देखकर शाओ जिहान बिल्कुल चर हो गई। उसके मुंह में आधा खाया हुआ बन था, लेकिन वो चबाना तक भूल गई। सिर्फ वही नहीं, उसकी बगल में बैठी वांग लिंगलिंग भी दंग रह गई। वो अपनी आंखें जोर जोर से मलने लगी। ये क्या हो रहा है? लिनी सच में शाओ जिहान का बन खा रहा है? ओए बॉस, तुम! पीछे खड़े ली हुई कुन के मुंह से गाली निकल गई। उसे लगा इतनी पढ़ाई करने के बाद शायद बॉस का दिमाग ही खराब हो गया। वो तो स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की है, उसकी चीज कैसे खा सकते हो? अचानक अभी तक शोर से भरी क्लासरूम में अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने भौहें सिकोड़कर चारों तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजर सब पर पड़ी, जो छात्र घूर रहे थे वो तुरंत नजरें फेरकर बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में पूरे स्कूल में एक जबरदस्त अफवाह फैल गई। 3rd हाई स्कूल का टॉपर लिनी स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की का बन छीनकर खा गया। मैंने फिर शाओ जिहान की तरफ देखा। वो अब भी स्तब्ध बैठी थी। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना आराम से हाथ बढ़ाया और उसके लंच बॉक्स से कुछ नमकीन अचार उठाकर खाने लगा। मेरी ये हरकत देखकर आखिरकार शाओ जिहान होश में आई, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसी समय जब मैंने अपने हाथ का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला, मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तुरंत शाओ जिहान ने अपने हाथ में पकड़ा आधा खाया हुआ बन कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि मैं वो भी छीन लूंगा। उसकी धीमी कांपती आवाज निकली, नहीं, मैं अभी पेट नहीं भरा। उसकी हरकत और मासूम आवाज सुनकर मैं पल भर के लिए चौंक गया और अगले ही पल हंसी रोक नहीं पाया। लेकिन मेरा हाथ रुका नहीं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा और उसकी डरी हुई नजरों के सामने मैंने उसके होंठ के किनारे से एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही उसे समझ आया कि क्या हुआ, शाओ जिहान के गाल तुरंत लाल हो गए और पीछे खड़ा ली हुई कुन ये सब देखकर जोर जोर से गालियां बकने लगा। मेरी इस हरकत ने छुप कर देख रहे पूरी क्लास को सन्न कर दिया। शाओ जिहान के साथ बैठे लड़के के हाथ से तो चम्मच ही गिर गया। मेरा उसका बन खाना ही काफी शॉकिंग था, पर अब जो मैंने किया वो तो पक्के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला काम था। पर मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। मैंने आराम से उसके होठों पर लगे बन के टुकड़े साफ किए और खुद खा लिए। चलो, तुमने मुझे बन खिलाया है, अब मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूं। यह कहकर मैं दरवाजे पर खड़े अपने दोस्त ली हुई कुन की तरफ बढ़ गया।
क्लास वाले सोच रहे होंगे कि मैं कितना बेशर्म हूं। पहले उसका बन छीना और अब कह रहा हूं कि उसने मुझे ट्रीट दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो श्याओ जिहान अभी भी बुत बनी बैठी थी। मैं थोड़ा चिढ़ गया। सुना नहीं क्या? चलो उठो। मेरी कड़क आवाज सुनकर वो कांप गई। डरते डरते बोली, नहीं, मेरा पेट भर गया है, और सिर झुकाकर बचे हुए बन को कुतरने लगी। मुझे लगा नहीं था ये शांत सी लड़की इतनी जिद्दी होगी। मैं वापस गया, उसके हाथ से आधा बन छीना और खुद चबाते हुए बोला, अब क्या खाओगी? उसने दुखी होकर अपने होठ चबाए पर कुछ बोली नहीं, बस अपने लंच बॉक्स से रूखी सूखी सब्जी खाने लगी। वो चुपचाप मेरी दादागिरी का विरोध कर रही थी। मुझे पता था एग्जाम्स पास हैं। आधा महीना पहले ही ये लड़की कमजोरी से बेहोश हो गई थी। इसे अच्छा खाना खिलाना बहुत जरूरी था। पेट खराब होने की मुझे टेंशन नहीं थी, वो तो मैं दवाई बनाकर ठीक कर देता। अच्छा, तो तुम ये सूखी सब्जी खाओगी? मैंने सीधा उसका लंच बॉक्स छीना और बची हुई सब्जी भी अपने मुंह में ठूस ली। अब चलोगी? मैंने पूछा। बेचारी की आंखों में आंसू थे। बोली, मुझे भूख नहीं है। मुझे पता था इस कंजूस लड़की को कैसे मनाना है। मैंने सख्त आवाज में कहा, चुपचाप चलो, वरना मैं पूरे कैंटीन का खाना खरीद कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। पैसों की बर्बादी के डर से वो तुरंत मान गई। उसे उठता देख मेरे मुंह से एक डकार निकल गई। ये काम पहले भी तो कर सकती थी। मेरा पेट फुल हो गया यार, मैंने कहा। कैंटीन में सबकी हैरान नजरों के बीच मैंने उसे एक शानदार दावत दी। बाहर का खाना अनहेल्दी हो सकता था, इसलिए मैं उसे यहां लाया। मैंने खुद कुछ नहीं खाया। आखिर उसका खाना खाकर मेरा पेट जो भर चुका था। मैंने अपनी प्लेट का सारा अच्छा खाना और मीट उसकी प्लेट में डाल दिया और बहाना बनाया, आज का खाना बहुत बेकार बना है, ये तुम ही खा लो। उसका चेहरा लाल हो गया था, पर वो खाना बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप सिर झुकाकर खाने लगी। मेरा दोस्त ली हुई कुन, अरे वो अकेला खाने चला गया था। अपनी इस पहली डेट पर मैं उसे कबाब में हड्डी थोड़ी बनने देता। लंच खत्म हुआ। कैंटीन से बाहर निकलते हुए मैंने कहा, तुमने बन खिलाया, मैंने लंच कराया, हिसाब बराबर। मुझे दोपहर में काम है, तुम खुद क्लास चली जाना। मैं बिना उसका जवाब सुने अपनी साइकिल की तरफ चल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो पीछे से मुझे जाते हुए देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसने धीरे से कहा था, तो क्या तुम दोपहर की क्लास में नहीं आओगे? मैं तुम्हारे नोट्स बना दूंगी। पर मैं काफी दूर जा चुका था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे अच्छा खाना खाते देख मेरा मूड बहुत मस्त था। मैं अपनी साइकिल पर पुराने बाजार की तरफ जा रहा था और खुशी से गाना गुनगुना रहा था, हम आम लोग आज बहुत खुश हैं। मैं पहले भी पापा के साथ एंटीक मार्केट आ चुका था, लेकिन हम बस बाहर ठेले ही देखते थे। मैं कभी किसी बड़ी दुकान में नहीं गया क्योंकि वहां मेरे काम के सस्ते चीनी मिट्टी के टुकड़े नहीं मिलते थे। पर आज बात अलग थी। मैंने अपनी साइकिल सीधे इस मार्केट की सबसे बड़ी दुकान जुआन रुई स्टूडियो के सामने खड़ी की। आखिर मेरे बैग में जो खजाना था उसकी कीमत पूरे 27 लाख थी। बाहर के छोटे ठेले वाले इसे खरीद ही नहीं सकते थे। जैसे ही मैं अंदर गया मैं हैरान रह गया। मैंने खुद से कहा, क्या यह सच में एंटीक की दुकान है? अंदर सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। यह किसी पुरानी चीजों की दुकान से ज्यादा ज्वेलरी शॉप लग रही थी। तभी भारी मेकअप किए हुए एक सेल्स वुमन मेरे पास आई और नकली सी मुस्कान के साथ बोली, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे एक बच्चा समझकर उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि यहाँ सबसे सस्ती चीज भी हजारों की होती है। उसे लगा नहीं था कि मैं कुछ खरीदूंगा। फिर भी मैंने सीधे काम की बात पूछी, क्या आप लोग यहाँ पुरानी चीजें खरीदते भी हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम खरीदते हैं, लेकिन हमारी दुकान बहुत बड़ी है, तो अगर आपकी चीज एकदम खास नहीं हुई तो हम उसे नहीं लेंगे। मैंने भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, टेंशन मत लो, मेरी चीज कोई मामूली चीज नहीं है, मुझे अपने मैनेजर या चेक करने वाले से मिलवाओ। यह कहकर मैं आगे बढ़ गया और वो मेरे पीछे पीछे आ गई। अभी हम कुछ कदम ही चले थे कि सामने से एक मोटा आदमी चमड़े का बैग टांगे आ रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गया।
क्या इत्तेफाक था। सेल्स वुमन ने उसे देखकर कहा, हेलो प्रेसिडेंट सुन, क्या आप बाहर जा रहे हैं? ये मोटा आदमी और कोई नहीं बल्कि सुनजी था, मेरी माँ की कलीग का घमंडी पति जो मुझे आज सुबह ही मिला था। उसने एटीट्यूड में सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे लगा चलो अच्छा है इसने मुझे नहीं देखा, पर तभी वो रुका और सेल्स वुमन से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। अरे लिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे ना चाहते हुए भी उसे हेलो बोलना पड़ा। सेल्स वुमन ने हैरान होकर बताया, सर ये लड़का हमें कुछ बेचना चाहता है। ये सुनते ही सुंझी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बेचना है? कहीं वो तुम्हारे पापा के खरीदे हुए टूटे बर्तन तो नहीं? अगर ऐसा है तो रहने दो, हम यहां वो कचरा नहीं खरीदते। उसे लगता था कि मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी कीमती नहीं हो सकता। मैंने उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना बैग उतारा और टॉयलेट पेपर में लपेटा हुआ अपना कप बाहर निकाला। इतना सारा टॉयलेट पेपर देखकर वो जोर से हंसा। ये क्या है? ऐसे लपेटा है जैसे कोई बड़ा खजाना हो। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो टाइम वेस्ट मत करो, माँ बाप का पैसा बचाओ, कोई जॉब ढूंढो और गाड़ी वाड़ी खरीदो। मेरी पोर्श जैसी महंगी गाड़ी ना सही, कोई सस्ती गाड़ी तो ले ही लोगे। उसने जानबूझकर अपनी महंगी गाड़ी का नाम जोर से लिया ताकि सब सुने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इंसान मैनेजर कैसे बन गया। मैंने उसे इग्नोर किया और टॉयलेट पेपर खोल दिया। अब सबके सामने एक सुंदर सा नीले और सफेद रंग का एंटीक कप रखा था, लेकिन उस कप को देखते ही सुनजी जोर जोर से हंसने लगा। लेन, क्या खजाना लाए हो? अरे बेवकूफ, हम इस शहर की सबसे बड़ी एंटीक दुकान है। हमें बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ढंग का तो लाते। क्या तुम बता सकते हो ये किस पुराने कप की सस्ती कॉपी है? उसे एंटीक मार्केट में काम करते हुए 10 साल हो गए थे और मेरे इस एकदम नए दिखने वाले कप को देखते ही उसने 1 सेकंड में डिक्लेयर कर दिया कि ये एक नकली और आजकल का बना हुआ कप है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी ये चीज नकली है? सुनजी का ये ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखकर मुझे इस दुकान पर तरस आ रहा था जिसने ऐसे बेवकूफ को काम पर रखा है। माना कि मेरा कप देखने में थोड़ा नया लग रहा था, पर भाई वो सिस्टम से मिला था तो उसके नकली होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। सुनजी ने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। कोई भी नया बच्चा इसे देखकर बता देगा कि ये एक सस्ती कॉपी है। ये पुराने जमाने के युआन नीले सफेद कप की नकल है, पर इसमें जो फूल बना है वो असली वाले से अलग है। तुम्हें पता भी है असली युआन कप 2009 में 27 लाख में बिका था। उतने में तो मेरी पोर्श कार आ जाती है। असली युआन कप तो अनमोल होता है। हमारी इतनी बड़ी दुकान भी उसे अपने खजाने की तरह संभाल कर रखती। आसपास के लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और वो फुल फॉर्म में चौड़ा हो रहा था। उसे लगा मैं एक बच्चा हूं और उसकी बातें सुनकर डर जाऊंगा, पर मैं उसे इग्नोर करके एक अजीब सी नजर से देख रहा था। मैं वहां से जा भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे अपना सामान बेचना था। अगर मैं उसकी बकवास सुनकर अभी चला जाता तो लोग सच में मेरे कप को नकली समझ लेते। मुझे टस से मस ना होता देख सुनजी चिढ़ गया। क्या अभी भी नहीं मानोगे? जाओ मास्टर वांग को बुला लाओ। दरअसल उसका अपना रटा रटाया ज्ञान खत्म हो गया था। वो एक्सपर्ट को बुलाकर खुद को सही साबित करना चाहता था। मैंने सिर हिलाया तो वो और भड़क गया। आजकल के बच्चे मानते ही नहीं। सुन लो लड़के, अगर तुम्हारी ये चीज असली निकली ना तो मैं इसे सबके सामने चबा कर खा जाऊंगा। मैं भी अब चुप नहीं रहा। अरे सुन अंकल, इसे मत खाइए, वैसे भी आपके दांत इसे चबाने लायक नहीं है। एक काम करते हैं, अगर मेरा कप असली हुआ तो आप अपनी पोर्श कार खाइएगा और अगर नकली हुआ तो मैं अपना कप खुद खा जाऊंगा। मैं सच में इस आदमी से बहुत इरिटेट हो गया था। वो चालाकी से बोला, कार खाना तो प्रैक्टिकल नहीं है, शर्तें बदलते हैं। अगर ये असली हुआ तो मैं सबके सामने अपनी कार तोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये नकली निकला तो तुम आज से 1 हफ्ते तक मेरी दुकान में फ्री में काम करोगे। बाकी लोगों को लग रहा था कि वो मुझे सुधारने के लिए काम सिखा रहा है, पर मुझे उसकी चालाकी पता थी। 1 हफ्ते काम करने का मतलब था कि मेरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स छूट जाते। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, पर मुझे अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा था। इसलिए मैंने बिना सोचे कहा, मंजूर है, सब सुन लो, बस हारने के बाद प्रेसिडेंट सुन अपनी बात से पीछे ना हट जाएं। मेरी बात सुनकर उसने छाती ठोक कर कहा कि जो अपनी बात से पलटेगा वो सबसे बड़ा डरपोक। तभी वो सेल्स वुमन एक छोटे से बुजुर्ग आदमी को लेकर वहां आई। उन्हें देखते ही सबने झुककर नमस्ते किया।
वो एंटीक मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट मास्टर वांग थे। उनकी चेक की हुई चीज कभी गलत नहीं होती थी। अभी तक हवा में उड़ने वाले सुनजी की भी आवाज एकदम नरम हो गई। मास्टर वांग, ये लड़का 1 युआन कप लाया है, जरा चेक कर लीजिए। युआन कप का नाम सुनते ही मास्टर वांग की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? जल्दी दिखाओ बेटा। उनकी एक्साइटमेंट देखकर मैंने जैसे ही कप उनके हाथ में देना चाहा, उन्होंने झट से अपने हाथ पीछे कर लिए। नहीं बेटा, एंटीक चीजों को कभी ऐसे हाथ से हाथ में नहीं देते, इसे टेबल पर रख दो। मैंने हंसकर उनकी बात मानी और कप टेबल पर रख दिया। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से सफेद ग्लव्स निकाले, उन्हें पहना और एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मेरे कप को बहुत ही ध्यान से चेक करने लगे। ये कप कुछ अजीब लग रहा है। जैसे ही मास्टर वांग ने कप उठाया, उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा। ये सुनते ही सुनजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा, वाह, इसका मतलब ये चीज सच में नकली है। उसने चैन की सांस ली। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर इस लड़के का कप असली निकल जाता तो मुझे सबके सामने अपनी गाड़ी तोड़नी पड़ती। वैसे तो मेरी वो खटारा गाड़ी सिर्फ 40,000 की है और उसमें हमेशा कोई ना कोई खराबी रहती है, पर मेरी बेइज्जती तो बहुत बड़ी हो जाती ना। अब सुनजी खुश था कि उसे अपनी गाड़ी नहीं तोड़नी पड़ेगी। उसे पक्का यकीन था कि मुझ जैसे मामूली लड़के के पास इतनी महंगी एंटीक चीज हो ही नहीं सकती। पर तभी मास्टर वांग की अगली बात ने उसके होश उड़ा दिए। क्या चमत्कार है, सच में एक चमत्कार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों पुराना युआन कप इतने परफेक्ट कंडीशन में मिलेगा। यह तो किसी नेशनल ट्रेजर से कम नहीं है। लगभग 10 मिनट तक ध्यान से चेक करने के बाद मास्टर वांग के हाथ कांप रहे थे और उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बेटा, तुम्हारी ये चीज बिल्कुल असली है। सच कहूं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने अच्छे से रखा हुआ युआन कप पहली बार देखा है। मुझे उनके इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आखिर वो कप सिस्टम से जो मिला था। उस उत्तेजित बूढ़े को देखते हुए मैं बस मुस्कुराया और वो सब कुछ सुना दिया जो मैंने कल रात इंटरनेट पर पढ़ा था। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस चीज को देखा तो मैं भी उतना ही चौंक गया था। शुरू में मुझे भी लगा कि ये किसी मॉडर्न कारीगर की नकल है, क्योंकि इसकी हालत कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। लेकिन जब मैंने इसे करीब से देखा, इसकी कारीगरी, पोर्सिलेन की सतह, ग्लेज का रंग और इस पर बने निशानों को परखा, तो इसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये असली है। मेरी बातें सुनकर एल्डर वांग ने फौरन लगातार सिर हिलाया। मैं देख सकता था कि उनकी आंखों में मेरे लिए अब तारीफ भरी हुई थी। मेरे शांत रवैये और समझदारी भरी बातों को देखकर वो काफी प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने मुझसे कहा, नई पीढ़ी सच में पुरानी पीढ़ी से कहीं आगे है। नौजवान, तुम्हारी परख काबिले तारीफ है। मैं भी शुरू में इस चीज के बाहरी रूप से धोखा खा गया था। अगर इसे ध्यान से न जांचा जाए तो कोई भी आसानी से गलत फैसला कर सकता है। हम बात ही कर रहे थे कि अचानक एक दरवाजा खुला और उसके तुरंत बाद एक अच्छे कपड़े पहने, सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए और काफी पढ़ा लिखा दिखने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। रेस्टिंग एरिया में इतनी भीड़ जमा देखकर उसने फौरन अपनी भौहें सिकोड़ी। यहां क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे तो ये आप हैं अंकल वांग, तभी यहां इतने सारे लोग जमा हैं। उसने भीड़ को चीरकर रास्ता बनाया और देखा कि बुजुर्ग आदमी मेरे साथ बातचीत में मगन है। उस नए आदमी के चेहरे पर फौरन एक मुस्कान तैर गई। तभी आसपास खड़े स्टाफ ने उस नए आदमी को देखा और हड़बड़ी में उसे सलाम करने लगे। हेलो चेयरमैन जुआंग, हेलो चेयरमैन जुआंग। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराकर सबको सिर हिलाया और फिर अपना पूरा ध्यान हम पर लगा दिया। तभी मेरे पीछे से अविश्वास से भरी एक आवाज आई। क्या एल्डर वांग, आप कह रहे हैं कि ये युआन डायनेस्टी का नीला और सफेद पोर्सिलन असली है? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। लिन परिवार के पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? एल्डर वांग, जरा फिर से ध्यान से देखिए, इस लड़के के झांसे में मत आइए। वो संजी था जो आखिरकार अपने सदमे से बाहर निकला था। वो एल्डर वांग के हाथ में रखे पोर्सिलन कप को घूरते हुए जोर से चिल्लाया। संजी के ये शब्द सुनते ही एल्डर वांग का चेहरा, जो अभी अभी चेयरमैन का स्वागत करने के लिए मुस्कुरा रहे थे, तुरंत उतर गया। उनकी नजरें नाराजगी से संजी पर टिक गईं।
क्या तुम मेरी परखने की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? जैसे ही ये बात उनके मुंह से निकली, सन जी को एहसास हो गया कि वो गलत बोल गया है। लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं युआन डायनेस्टी का असली नीला और सफेद पोर्सिलन ला सकता हूं। मैं उसके दिमाग में चल रही उथल पुथल को लगभग देख सकता था। वो सोच रहा होगा कि ये चीज कितनी कीमती है। अगर ये सच में असली निकली तो भविष्य में उसकी पत्नी ये श्याओर के सामने अपनी शान कैसे दिखाएगी। हमारे परिवार पर बड़ी मुश्किल से बनाया गया उसका बड़प्पन का एहसास पल भर में हवा में गायब हो जाता। लेकिन हकीकत हमेशा बेरहम होती है। जब वो कोई बहाना सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके बगल में खड़े शरीफ दिखने वाले अधेड़ आदमी यानी चेयरमैन जुआंग ने भौहें सिकोड़कर सन जी से कहा, मैनेजर सन, बकवास बंद करो। अंकल वांग सालों से चीजों को परख रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई गलती नहीं की है। जल्दी से अंकल वांग से माफी मांगो। अपने बॉस को ऐसा कहते सुनकर सन जी चाहे कितना भी नाखुश क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ा। आखिर उसे अपनी नौकरी भी तो बचानी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एल्डर वांग ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ अपना हाथ हिलाया। माफी की कोई जरूरत नहीं है, बस उस वक्त का इस्तेमाल कुछ बुनियादी ज्ञान सीखने में करो। एल्डर वांग के इन शब्दों ने तुरंत सन जी का चेहरा चुकंदर जैसा लाल कर दिया। आसपास खड़े लोग इस स्थिति में मजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर यही बात सन जी ने पहले मुझसे कही थी और अब वही शब्द घूमकर उस पर आ पड़े थे। ये सच में किस्मत का एक अजीब मजाक था। अपनी बात खत्म करने के बाद एल्डर वांग मेरी ओर मुड़े और उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। माफ करना नौजवान दोस्त, जो तुम्हें यह सब देखना पड़ा। आओ, मैं तुम्हें हमारे शुआन रुई स्टूडियो के बॉस जुआंग से मिलवाता हूं। अगर तुम इस खजाने को बेचने का इरादा रखते हो तो मुझे लगता है कि बॉस जुआंग तुम्हें एक अच्छी कीमत देंगे। बूरे के परिचय पर बॉस जुआंग ने मुस्कुराकर मुझे सिर हिलाया और फिर विनम्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बॉस कहने की जरूरत नहीं है नौजवान दोस्त। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो बस मुझे भाई जुआंग कहो। अंकल वांग सही कह रहे हैं। अगर तुम इसे बेचने को तैयार हो तो हमारा शुआन रुई स्टूडियो तुम्हें निश्चित रूप से एक संतोषजनक कीमत देगा। हालांकि उसे आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन हमारी बातचीत और एल्डर वांग के हाथ में नीले और सफेद पोर्सिलन कप को देखकर वो पूरी स्थिति समझ गया था। मैंने भी हाथ मिलाकर विनम्रता से मुस्कुराया। तो फिर मैं आपको भाई जुआंग कहने की आजादी लेता हूं। दरअसल मैं आज यहां इस चीज को बेचने के इरादे से ही आया था, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी घटना हो गई। मैंने सबके सामने आपके प्रेसिडेंट सन के साथ एक छोटी सी शर्त लगा ली है। तो भाई जुआंग, कृपया एक पल इंतजार करें जब तक मैं इस मामले को सुलझा लूं। फिर हम कीमत के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? सन जी इतने लंबे समय से अपनी शान दिखा रहा था, अब उसे उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया था। क्या उसने वो कहावत नहीं सुनी, जब कोई इतरा कर चलता है तो उसे थप्पड़ मारने के लिए अनगिनत लोग तैयार खड़े होते हैं। बॉस जुआंग से बात करने के बाद मैंने अपनी नजरें उस सन जी की ओर घुमाई जो गुस्से में एक तरफ खड़ा था। प्रेसिडेंट सन, अब जब चीज की परख हो ही गई है तो क्या हमारी शर्त पूरी करने का वक्त नहीं आ गया? मेरी बातें सुनकर सन जी अंदर ही अंदर जल भुन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं, एक छोटा सा लौंडा, सच में उससे शर्त का हिसाब मांगने आया था। जैसे ही मैंने सन जी से बात की, मैंने देखा कि बॉस जुआंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पास में खड़ी चोंगसाम पहने महिला अटेंडेंट को देखा। वो महिला अटेंडेंट तुरंत समझ गई और बॉस के पास जाकर धीरे धीरे उन्हें पूरी स्थिति विस्तार से समझाने लगी। शर्त? मैंने तुम्हारे साथ कब शर्त लगाई? मैं तो बस एक बड़े की हैसियत से तुम्हारे लिए निराश था, और तुम बच्चे, तुम्हें तो बड़ों की अच्छी नीयत भी समझ नहीं आती। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में सन जी ने बेशर्मी से शर्त मानने से इनकार कर दिया और सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। सन जी के हिसाब से उसकी इज्जत तो पहले ही जा चुकी थी, और अगर उसे अपनी कार भी तोड़नी पड़ी तो क्या ये इज्जत और पैसा दोनों खोने जैसा नहीं होगा? वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि ऐसा काम करे। सन जी के इस तरह मुकर जाने पर मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई। आखिरकार उसके जैसे किरदार वाले इंसान से वादे निभाने की उम्मीद करना ही बेकार था। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब तुमने दिखावा करने का फैसला किया तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। सन जी की इस ढिठाई का सामना करते हुए मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया।
फिर अपनी नजरें बॉस जुआंग की ओर घुमाई। मुझे सच में खेद है बॉस जुआंग, ऐसा लगता है कि मेरा मामला यहाँ जल्दी हल नहीं होगा। 2 दिन में मेरे इम्तिहान है और मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। चूंकि ऐसा है तो मैं अब चलता हूं। यह सुनकर आसपास के लोग चौंक गए और हर कोई मेरी ओर हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक हाई स्कूल का छात्र हूंगा और एक हाई स्कूल के छात्र के पास इतनी कीमती चीजें। इतना कहने के बाद मैंने बॉस चुआंग और एल्डर वांग के सम्मान में अपने हाथ जोड़े, फिर मुड़कर जाते हुए अफसोस जताते हुए खुद से बड़बड़ाया, जाने भी दो, शायद पंजिया युआन जाकर कुछ और चीजों के साथ इसे बेचने पर अच्छी कीमत मिल जाए। हालांकि मैंने ये बातें धीरे धीरे कही थी, लेकिन मैंने उन्हें इतनी जोर से कहा कि बॉस जुआंग, एल्डर वांग और सनजी उन्हें साफ साफ सुन सकें। कुछ और चीजों का जिक्र सुनते ही बॉस जुआंग की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन अपने हाल ही में प्रमोट हुए जनरल मैनेजर सनजी पर एक नजर डालने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार एक शर्त के लिए सनजी से उसकी ही कार तोड़वाना उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी बातें सुनकर सनजी अचानक घबरा गया। उसे डर था कि कहीं बॉस उस युआन डायनेस्टी के पोर्सिलेन के लिए उससे कार ना तोड़वा दें। उसने हड़बड़ी में कहा, बॉस, इस लड़के की एक तरफा कहानी पर विश्वास ना करें, यह सब एक गलतफहमी है, सच में बस एक गलतफहमी। मैं इस लड़के के माता पिता को जानता हूं, मैं तो बस उसे समझा रहा था। लेकिन जैसे ही सनजी ने अपनी बात खत्म की, भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक कहा, नौजवान, क्या तुमने कहा कि परसों तुम्हारे फाइनल इम्तिहान है? मेरी बेटी भी इम्तिहान दे रही है। अरे मैनेजर सन, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह आपकी तरफ से नाइंसाफी है? क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि अगर इस लड़के की चीज नकली निकली तो उसे यहां 1 हफ्ते तक काम करना होगा? जैसे ही उस आदमी ने यह कहा, भीड़ को तुरंत एहसास हो गया कि वो सही कह रहा था। मैनेजर सन ने सच में यह तय करने पर कि चीज नकली है, मुझसे 1 हफ्ते काम करवाने की बात कही थी। शुरू में लोगों ने सोचा कि यह बस एक सीनियर द्वारा जूनियर को अनुशासित करने का तरीका है, क्योंकि सनजी ने किसी भी तरह के पैसे के जुर्माने का जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला बिल्कुल वैसा नहीं था। मैनेजर सन काफी अनुचित व्यवहार कर रहे थे। अगर मुझे यहां काम करने की वजह से इम्तिहान नहीं दे पाता तो यह किस तरह का दुर्भावनापूर्ण इरादा था। जाहिर है बॉस जुआंग सहित किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था, या उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अपने फाइनल इम्तिहान देने वाला था। यह सुनकर सनजी की ओर हर किसी की नजर में अब थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। अगर यह मामला ना होता तो कोई कुछ ना बोलता, लेकिन अब बात अलग थी। ऐसा लग रहा था कि सनजी को प्रमोट करना एक गलत फैसला था। भौहें सिकोड़कर बॉस जुआंग ने तुरंत कहा, नौजवान रुको, चूंकि ये हमारे स्टोर में किसी और हमारे कर्मचारी के बीच की शर्त है तो इसे हल किया जाना चाहिए। जियाओ वू, जाओ और स्टोर रूम से एक हथौड़ा ले आओ। बॉस जुआंग की आवाज शांत लेकिन अधिकारपूर्ण थी। यह सुनते ही सनजी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वो अविश्वास से बॉस जुआंग को देखने लगा। बॉस, ये नहीं माना जाएगा, मैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, बॉस जुआंग ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। एक इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। जब तुमने इतने सारे लोगों के सामने इसका ऐलान किया तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। शुआनरुई स्टूडियो बेईमान लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज कार को तोड़ना ही होगा। अगर तुम खुद ये नहीं कर सकते तो मैं किसी से तुम्हारे लिए ये करवा सकता हूं। उनके सौम्य व्यवहार के बावजूद बॉस जुआंग ने अचानक जो अधिकार दिखाया उसे कम आंकना मुश्किल था। बॉस जुआंग के शब्दों ने सनजी को पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने आज कार नहीं तोड़ी तो शायद वो अब शुआनरुई स्टूडियो में नहीं रह पाएगा। खटांग क्रैश। एंटीक सिटी के आउटडोर पार्किंग लॉट में एक जोरदार धमाके के बीच हथौड़े ने सनजी की कार की विंडशील्ड से गहरा संपर्क बनाया। एक पल में कार की सामने की विंडशील्ड में एक बड़ा छेद हो गया। बेशक ये अंत नहीं था। उस एक वार के बाद एक और खटांग की आवाज आई और कार के हुड पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। एक के बाद एक वार से कार जल्द ही पहचानने लायक नहीं रही, जिससे काफी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान पार्किंग लॉट के सिक्योरिटी गार्ड बीच
बीच बचाव करने आए, केवल ये जानने के लिए कि कार तोड़ने वाला व्यक्ति खुद उसका मालिक था। इसलिए वे हस्तक्षेप नहीं कर सके, केवल संजी को याद दिलाया कि दूसरी कारों को नुकसान न पहुंचाए और फिर एक तरफ हटकर तमाशा देखने लगे। भीड़ के बीच हाथ में हथौड़ा लिए संजी गुस्से से उबल रहा था। हथौड़े के हर वार के साथ वह कल्पना कर रहा था कि वह मेरे ऊपर वार कर रहा है। डैम इट, तुम पर्लिन परिवार के लौंडे, मैं आज का बदला तुमसे एक न एक दिन जरूर लूंगा। जब सुनजी बाहर मेरी गाड़ी तोड़ते हुए मुझे गालियां दे रहा था, उसी समय मैं दूसरी तरफ पहले ही बॉस ज्वांग के ऑफिस में एल्डर वांग के साथ आराम से बैठा चाय पी रहा था। आओ भाई लिन, इस चाय का स्वाद लो। बड़ी मुश्किल से कुछ जान पहचान लगाकर ये टॉप क्वालिटी लॉन्गजिंग चाय मिली है। इसका स्वाद बिल्कुल असली है। मेरे सामने रखी हल्के नारंगी रंग की चाय को देखकर सच कहूं तो मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं हुई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कैसे जल्दी से जल्दी अपने बैग में रखा वो पोर्सिलेन कप बेचकर उसे लाल गरम कैश में बदलूं। मेरे लिए वही असली काम था। हालांकि मेरे पिता को चाय पीने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने उनका शांत और धैर्य वाला स्वभाव बिल्कुल भी नहीं अपनाया था। हाँ, चाय पीना ठीक था, एक कप में डालो और आराम से पी लो, लेकिन घंटों बैठकर चाय की पत्तियों को लेकर रस्में निभाना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी चाय की अच्छी बुरी क्वालिटी की थोड़ी बहुत समझ मुझे थी। मैंने कप उठाया और अपने पिता की तरह दिखावा करते हुए धीरे से एक घूंट लिया। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि ये चाय मेरे घर वाली चाय से कहीं ज्यादा अच्छी थी। कम से कम इसकी खुशबू तो सच में लाजवाब थी। वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में तुम्हें चाय की इतनी समझ होगी। आजकल तुम्हारी उम्र के लड़कों में ये बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे हाथों का तरीका देखकर एल्डर वांग की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में मेरे लिए इज्जत और बढ़ गई हो। मैं हल्का सा हंस पड़ा। अरे एल्डर वांग, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मुझे चाय की कोई खास समझ नहीं है, बस आपके सामने थोड़ा स्टाइल मार रहा हूं। लेकिन भाई, ज्वांग की चाय सच में कमाल की है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों देर तक रहते हैं। अगर इसकी आदत लग गई तो शायद दूसरी चाय पी ही ना पाऊं। इसके बाद हमारी हल्की फुल्की बातचीत चलती रही। चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैं हर बात को आराम से आगे बढ़ा देता था। शायद ये मेरे पिता की परवरिश का असर था। वो सरकारी कंपनी में एक छोटे अधिकारी थे और लोगों से बात संभालना उन्हें अच्छे से आता था। मुझे पता नहीं था कि इसी दौरान एल्डर वांग और बॉस ज्वांग कई बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा चुके थे। शायद उनके मन में मेरे लिए इज्जत और बढ़ रही थी। उनकी नजर में मैं सिर्फ एक स्मार्ट दिखने वाला लड़का नहीं था, मैं एंटीक पहचान सकता था, चाय की समझ रखता था और सबसे जरूरी, मैंने खुद को काफी शांत रखा हुआ था। हम वहां आए हुए करीब आधा घंटा हो चुका था, लेकिन मैंने अभी तक खुद से उस पोर्सिलेन कप की कीमत की बात नहीं छेड़ी थी। शायद इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि मैं कोई साधारण परिवार का लड़का नहीं। कुछ देर बाद बॉस ज्वांग ने अपना कप नीचे रखा और आखिरकार सीधे असली मुद्दे पर आ गए। भाई लिन, तुम्हें दोपहर में क्लास भी अटेंड करनी है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद आराम से फिर मिलेंगे। अभी इस कप की कीमत की बात कर लेते हैं। अगर तुम हम पर भरोसा करते हो तो एल्डर वांग इसकी कीमत बताएंगे। इसके बाद उन्होंने एल्डर वांग की तरफ देखकर कहा, अंकल वांग, भाई लिन और मेरी अच्छी बन रही है, इसलिए बिजनेस वाली फॉर्मेलिटी छोड़ देते हैं। जो असली कीमत है वही बता दीजिए। अगर भाई लिन मान जाए तो सौदा यहीं खत्म कर देंगे। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आमतौर पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। पहले सामने वाले से कीमत पूछी जाती है। अगर वो कम कीमत बोल दे तो आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जैसा बॉस ज्वांग कह रहे थे, शायद उन्हें मैं पसंद आ गया था। और वैसे भी उनकी कमाई का मुख्य जरिया ये एंटीक स्टूडियो नहीं था। एल्डर वांग हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो मैं सीधी बात करता हूं। साल 2009 में इसी तरह का एक युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन कप शंघाई की एक ऑक्शन में 27.1 लाख युआन में बिका था। मैं खुद वहां मौजूद था। फिर सिर्फ 3 महीने पहले उसी कप को पांजिया युआन के ट्रेजर पवेलियन ने 43 लाख युआन में खरीदा।
लेकिन तुम्हारा ये कप उससे भी बेहतर हालत में है। मेरे हिसाब से अगर इसे ऑक्शन में रखा जाए तो इसकी कीमत लगभग 48 लाख युआन तक जा सकती है, और अगर कोई बड़ा खरीदार अड़ गया तो इसकी कीमत 50 लाख से ऊपर भी जा सकती है। उनकी बात सुनकर मैंने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि मुझे उस हाल की 43 लाख वाली डील के बारे में नहीं पता था, लेकिन 2009 वाली ऑक्शन के बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ रखा था। 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था। जाहिर सी बात थी कि ऐसी चीज की कीमत काफी बढ़ चुकी होगी। मेरे हिसाब से मेरी उम्मीद करीब 40 लाख से थोड़ी ज्यादा थी। आखिर ऑक्शन में कमीशन कट जाता और हाथ में आने वाली रकम लगभग उतनी ही रहती। ऊपर से अब मेरे पास सिस्टम भी था। मुझे कोई वजह नहीं दिख रही थी कि महीनों तक ऑक्शन खत्म होने का इंतजार करूं। तभी बॉस जुआंग ने अचानक बीच में बोलते हुए कहा, ठीक है तो हम 50 लाख देंगे। अगर भाई लिन तैयार हो तो मैं अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। उनकी बात सुनकर मैं सच में थोड़ा चौंक गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला सीधे 50 लाख ऑफर कर देगा, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आ गया। बॉस जुआंग लंबा दांव खेल रहे थे, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मेरे पास कुछ और सामान भी है। हालांकि एक बात मेरी समझ से बाहर थी। आखिर उन्हें इतना भरोसा क्यों था कि मेरे पास और भी एंटीक चीजें हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। जब भाई जुआंग इतने सीधे हैं तो सौदा पक्का समझिए, लेकिन एक बात, क्या आपके पास थोड़ा कैश है? मुझे 50,000 नगद दे दीजिए, बाकी के 49.5 लाख बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। इसके बाद बॉस जुआंग ने मुझसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिया, फिर ऑफिस के कंप्यूटर पर बैठकर खुद ही पैसे ट्रांसफर करने लगे। मैं पूरे समय आराम से बैठा सब देखता रहा। कुछ ही देर में ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। काम खत्म होते ही बॉस जुआंग जोर से हंस पड़े। छोटे भाई, पूरे 49.5 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं, एक बार चेक कर लो, और ये रहे 50,000 कैश। उनकी बात सुनकर मैंने आगे बढ़कर वो 50,000 रुपए की गड्डियां उठा ली और हल्के से हाथ हिलाते हुए बोला, अरे अभी तक जितनी देर हमारी बात हुई है उसके बाद तो मुझे भाई जुआंग पर पूरा भरोसा है। चेक करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे अब स्कूल वापस जाना है, दोपहर की क्लास बाकी है, इसलिए ज्यादा देर नहीं रुकूंगा और नीचे जाकर आपके प्रेसिडेंट सन के साथ भी थोड़ा हिसाब किताब करना है। भरोसा? ऐसा कुछ नहीं था। बड़ों की दुनिया में किसी पर आंख बंद करके भरोसा जैसी कोई चीज नहीं होती। असली वजह तो यह थी कि इस वक्त मेरे पास फोन ही नहीं था, वरना मैं खुद चेक कर लेता। ऊपर से जब ट्रांसफर हो रहा था तब मैं पूरे समय अपनी आंखों से सब देख रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मेरी इस बेफिक्र हरकत ने बॉस जुआंग और एल्डर वांग के मन में मेरी इज्जत और बढ़ा दी। आखिर 5 करोड़ नहीं तो 50 लाख जैसी बड़ी रकम देखकर भी मैं बिल्कुल शांत था। मैंने हाथ में पकड़ी 50,000 की 5 गड्डियों को हल्का सा तौला और मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। अब जब एंटीक बिक चुका था तो अगला काम साफ था, नीचे जाकर सन जी से अपना हिसाब बराबर करना।